नमस्कार बच्चों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष दो बैलों की कथा जो हमने पार्ट 1 में की थी उसके प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, तो देखेंगे। उससे पहले आप लोगों ने जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे, और जिसने भी हमारा चैनल अमरीन पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना है बाद में, और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बताना है हमारे चैनल के बारे में, जिससे वो हमारी वीडियो का फायदा उठा पाए। तो हमने लास्ट क्लास में पूरी कहानी पढ़ी थी पार्ट 1 में। आज हमारा पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 हमारा नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 9 की एनसीईआरटी पे जाकर आप देख सकते हैं। वहां सारे आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर मिल जाएंगे। यस, तो सबसे पहले जान लेते हैं लेखक परिचय। ये हम जान चुके थे मगर शॉर्ट में आपके लिए लेके आए। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 हिंदी क्षितिज चैप्टर 1 दो बैलों की कथा। लेखक परिचय आपका क्या है? प्रेमचंद। प्रेमचंद के बारे में हमने पढ़ा था, आपको पता है प्रेमचंद के बारे में पढ़ा था। तो प्रेमचंद इनका जन्म कब हुआ था? सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। तो याद रखना है, ये सारी चीजें आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे, इससे पहले हमने आपको बताई हुई थी। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इनका इस महान कथाकार का देहांत हो गया है। छोटा सा मैंने आपको परिचय दिया है लेखक का परिचय। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में लेखक का परिचय विस्तार पूर्वक बताया है, वो बच्चे पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं। तो प्रेमचंद का हमने ब्रीफ में आगे हमने थोड़ा सा परिचय दिया जिससे आपको पता चल जाए। तो इनका जन्म 1880 में बनारस में हुआ है। इनका मूल नाम धनपत राय था, और बाद में इनका जब ये लेखन हिंदी में लिखने लगे तो इनका नाम प्रेमचंद हो गया था, और इनके चाचा ने इनका नाम नवाब राय भी रखा था। इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई? सिर्फ बीए तक इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली। शिक्षा विभाग में कई पदों पर नौकरी की है इन्होंने, जैसे टीचर के पद पर और अन्य शिक्षा विभाग में अन्य पदों पर भी नौकरी की है। परंतु असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, असहयोग आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, इनसे गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने इसके भाग लेने के लिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया इन्होंने, और लेखन के कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। लेखन के कार्य में जुट गए, जिससे वे अपने लेखन कार्य से ही असहयोग आंदोलन में भाग ले सके। तो मतलब इस तरह से वो लेख लिखेंगे, सारी कहानियां लिखेंगे, वो जनता तक पहुंचेंगी, और वो जो जनता है वो जागरूक होगी। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। यस, अब आगे देखिए, आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर, दो बैलों की कथा पाठ का सारांश। वेरी शॉर्ट समरी दे रही हूँ क्योंकि इसको हमने विस्तार पूर्वक पार्ट 1 में पढ़ लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दो बैल थे, हीरा मोती, उनमें आपस में भी क्या थी? गहरी मित्रता थी, और अपने मालिक जिनका नाम झूरी था उससे भी बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है, प्यार से रखता है, लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है। दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया जाता है? उसकी मालिक के, झूरी की ससुराल। वो झूरी की ससुराल उसका कौन है? झूरी का साला जो आया था गया, वो लेकर चला जाता है। नए ठिकाने पर उचित सम्मान न मिलने पर, रिस्पेक्ट न मिलने के कारण दोनों बैल वहां से भागकर अपने असली मालिक के पास आते हैं। उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर भेज दिया जाता है। दूसरे दिन वो भाग आते हैं, लेकिन
उन्हें दोबारा मालिक, जो उनका मालिक है असली मालिक झूरी, उन्हें गया के पास, अपने साले के पास, अपने ससुराल में दोबारा भेज देता है। जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। क्या हो जाता है? कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। ये मैंने ब्रीफली आपको मतलब विस्तार पूर्वक ये सारी कहानी अच्छे से पढ़ाई है पार्ट 1 में, वो जाके देख सकते हैं। आखिर में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है। अंत में उनका क्या हाल होता है? बहुत ज्यादा वो कमजोर हो जाते हैं, कांजी हाउस के अंदर बंद रहते हैं। फिर उनका वहां से नीलामी होती है, तो नीलामी में एक कसाई जो होता है, उन्हें कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। लेकिन दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने में भी कामयाब हो जाते हैं। जब वो वापस ले जा रहा होता है अपने घर, जो कसाई जो है, तो वहां से उन्हें अब जाना पहचाना रास्ता मिलता है और वो अपने पुराने मालिक के घर, जो उनका झूरी जो था, उसके घर भाग निकलते हैं और अंत में अपने असली मालिक के पास पहुंच जाते हैं। यह कहानी बड़ी रोचक है और सरल भाषा में लिखी गई है। आपने देखा ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बताई हुई है। जिन बच्चों ने भी अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1, वो इसके बाद देख सकते हैं। ये प्रश्न 2 आपके लिए मैं आगे दिखाती हूँ। आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं। जो पाठ्य पुस्तक है, प्रश्न 1 आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या है? प्रश्न 1 है। यस, तो प्रश्न 1 है आपका। तो यहाँ पर प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? तो कांजी हाउस है, कांजी हाउस क्या है वो आपको पता चलेगा। कांजी हाउस ही है। तो कांजी हाउस में, कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल है। पशुओं की क्या होती है? जेल होती है। जेल, जेल तो सुना होगा, जेल होती है। उसमें ऐसे आवारा पशु जो घूमते रहते, जिनके मालिक का कुछ पता नहीं होता था, आवारा पशु कैद हो जाते थे, जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। मीन्स आवारा रहते थे, उनके मालिक का पता नहीं था होता है और दूसरों की फसलें नष्ट कर देते खेतों में घुसकर। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व, यह ड्यूटी, दायित्व का मतलब ड्यूटी होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। तो यह आपको पता चल गया है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो होगी कि मतलब हम लोगों से ही क्वेश्चन किया जा रहा है, तो हम लोग सोच सकते कांजी हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। अतः कांजी हाउस के मालिक का यह दायित्व होता था कि उन्हें जेल में सुरक्षित रखें और भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। हाजिरी कैसी लेनी पड़ती थी? हर रोज लेनी पड़ती थी, कहीं वो भाग तो नहीं गए, इसलिए उनको लेनी पड़ती थी। अब पता चल गया कांजी हाउस। तो आप लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, मेरा पार्ट 1 जरूर देखिए, जिसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब आ जाते प्रश्न 2 पर। प्रश्न 2 है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो गया की थी, छुरी की ससुराल में बैल पहुंच गए थे और जो गया ले गया था, उनकी बेटी जो थी छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। माँ क्या हो गई थी? मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता और शाम को सूखा भूसा क्या देता है? सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी, जो छोटी बच्ची फील कर रही थी, महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा, उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। इसलिए उसे, छोटी बच्ची को प्रेम उमड़ आया कि उसकी माँ जैसे उसे मारती रहती है, उसकी बचपन में माँ मर गई है छोटी बच्ची की, और जब उसकी जो सौतेली माँ है उसे बहुत मारती है, उसे सही से खाने को नहीं देती। तो वही हाल वो किसके साथ देखती? उन 2 बैलों के साथ, जो हीरा और मोती है, उन्हीं के साथ खूब काम लिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है और सूखा भूसा डाल दिया जाता है। तो छोटी बच्ची ये सब देखकर उसे महसूस हो रही थी, जैसी मेरी स्थिति है वैसी इन बैलों की भी स्थिति है। इसलिए उसे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो आपको पता है बैलों के प्रति क्या आया? प्रेम उमड़ आया। समझ में आ गया? क्योंकि उसकी स्थिति
और बैलों की स्थिति एक जैसी है। क्या है? एक जैसी है। याद रखना है, एक जैसी है। किसकी? दोनों की, छोटी बच्ची की भी और बैलों की भी। बैलों के नाम क्या? हीरा और मोती। क्या नाम हो गए? हीरा और मोती। अब इसी तरह से अगला देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 आ जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? नीति विषयक, वैल्यू बेस्ड जो है विषय कौन कौन से आए हैं इस कहानी के माध्यम से? निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। अब कौन कौन से आए देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है? सरल, सीधा और अत्यंत सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। सबसे पहला तो आपका यही पॉइंट आएगा, सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। क्योंकि सरल हो, सीधा हो, उसे भी बेवकूफ समझ लगते हैं, मूर्ख समझने लगते हैं, गधा समझने लगते हैं लोग। इसलिए ज्यादा सीधा होना भी आज के टाइम में सही नहीं है। अब तो दूसरा पॉइंट क्या है? इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। जो उसके अधिकार हैं उसके लिए उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। ये आपको पता चल गया। अब इसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है, अब ये तीसरा पॉइंट है, आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े कष्ट, एक मिनट, 1 मिनट, सॉरी बच्चों। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जैसी आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, जैसे हम लोगों की अंग्रेजों से आजादी मिली है और हीरा मोती को गांधी हाउस से जिस तरह से उसे आजादी मिली थी, गया के घर से आजादी मिली थी, इसे पाने के लिए मनुष्य को या जानवर को जिस तरह से दोनों बैलों को संघर्ष करना पड़ा था, कष्ट उठाने पड़े थे, इसी तरह तो मनुष्य को भी बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये बात याद रखना है आपको। तो आपको पता चल गया है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, आपके लिए लाए गए हैं, जो आप अच्छे से कर पाए। ये सारी चीजें आपको अच्छे से मैं इसलिए ही बता रही हूँ जिससे आप कर पाए। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला हम अगले कलर से करेंगे जिससे आपको वो अच्छे से दिखे। अब हमारा है, समाज को सुखी संपन्न, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। तो अब इसका भी मतलब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि समाज के सुखी संपन्न लोग जो रहते, सुखी हैं, संपन्न हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, उन लोगों को भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते रहना चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े और आजादी के लिए जो स्वतंत्रता, जो गुलामी के चंगुल से बचा था, गुलामी में था, उससे आजाद करने के लिए जिस तरह से हमारे महात्मा गांधी आगे बढ़े थे, इसी तरह से अगर हमारे आज के समय में भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तब भी हमें जो अमीर लोग हैं, सुखी हैं, संपन्न हैं, उन्हें भी योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से आप कहानी के माध्यम से कुछ विषय पता चल गए हैं। 1 2 3 4 मैंने पॉइंट बताए हैं। और इसके बाद नीचे और हैं 2, सच्चे मित्र मुसीबत के समय सामने आते हैं। नीति विषयक आपको पता चल गए। ये क्या है? सच्चे मित्र मुसीबत के समय सामने आते हैं। जो सच्चा मित्र होगा वो मुसीबत के समय ही सामने आएगा। अगर सच्चा मित्र नहीं है, तुम्हें मुसीबत में देखेगा तो वो भाग जाएगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा, मदद नहीं करेगा। तो सच्चे मित्र जो होते हैं वो वही हमेशा किसके मुसीबत में काम आते हैं। और जो बुरे मित्र होते हैं, बस पैसा है, जब तक आप खुश हैं तब तक तो साथ देंगे, लेकिन आपकी मुसीबत में साथ नहीं देंगे। और सबसे अंत वाली लाइन है, एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है, होती है, एकता में शक्ति होती है। जिस तरह से हमने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए एकजुट होकर अंग्रेजों को भगाया था अपनी शक्ति के माध्यम से, और हमारा देश आजाद हो गया। उसी तरह से हमें भी आगे हर मुसीबत में एकता के साथ अपने परिवार में एकता बनाए रखनी है, जिससे हमारे परिवार को कोई ना तोड़े, हमारे देश को कोई ना तोड़े। इसलिए हमें एकजुट रहना चाहिए।
जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, चाहे कोई सी भी सोसाइटी हो, उस सब में एकता होना चाहिए। जो आपका समाज है, गांव हो, शहर है, जहाँ भी आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, सब में एकता होनी चाहिए। चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल में, अपने क्लास में बच्चों के साथ एकता बनाए रख सकते हैं। बस में जा रहे हैं तो बस में बच्चों के साथ एकता बनाएंगे, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता चल गए कि इस कहानी में बैलों के मारने में कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए। इस कहानी के मामले नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है, इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आजादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। और चौथा पॉइंट है समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। सच्चे मित्र मुसीबत के समय सामने आते हैं, एकता में शक्ति होती है। अगला हो गया प्रश्न 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं को स्वभाव की विशेषताओं को बता के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूड का प्रयोग न कर 1 मिनट बच्चों, प्रश्न 4 बोल रही हूँ, दोबारा से आप सुन लेंगे। यस, 1 मिनट, सॉरी, थोड़ी सी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है टेक्निकल, बस 1 मिनट। यस, प्रश्न 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख लिया है। रूढ़ अर्थ हो गया है प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। अब हमें जाना है उसका रूढ़ अर्थ मूर्ख को न लेकर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो उत्तर में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना है, क्या कहना है, मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहे देते। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। रूढ़ हो गया, अविदा लक्षणा पढ़िए ना, व्यंजना, ये सब शक्तियां होती हैं। तो ये रूढ़ किस में हो गया है, लक्षणा, अविदा, लक्षणा शब्द शक्ति में चला जाता है, तो उसे गधा कह देने। गधा मूर्ख हो गया, मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। तो गधा जो है अपनी सीधेपन के कारण, किसके कारण, सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता। क्या कर देते, गाय हो गई, कुत्ता हो गया, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्या कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, पर गधा ऐसा नहीं करता है। गुणों के विषय में वह ऋषियों मुनियों से कम नहीं है। किससे कम नहीं है गधा, गुणों के विषय में ऋषि और मुनि से। एक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में, गधा जो है गुणों के विषय में किससे कम नहीं है, तो ऋषियों और मुनियों से कम नहीं है। कभी कभी गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर भी क्रोध कर देते हैं, लेकिन इसे नहीं माना कि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। किसके कारण, अपने सीधेपन के कारण, सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया। अब आ जाते प्रश्न नंबर 5 पे। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? तो उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती है। तो कौन कौन सी घटनाएं हैं वो देखेंगे, वो आपको पता है। पहली घटना, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहली घटना। दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, तो यह कोशिश करते थे गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर न आकर उसके अपने कंधे पर आए। तो पहली घटना आपको पता चल गई। दोनों एक साथ जब गाड़ी में जोते जा रहे हैं तो दोनों में से हर कोई यही सोच रहा है कि मेरे साथी के पे ज्यादा भार ना पड़े, मुझ पर पड़े, इसलिए यही करके वो गाड़ी में जोते जा रहा है कि भार दूसरे साथी के कंधे पर ना आकर उसके अपने कंधे पर आ जाए। अब दूसरी घटना देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरी घटना क्या है, गया ने हीरा के नाक में डंडा मारा तो मोती से सहा नहीं गया। गया कौन है, ये झूरी का साला है। जब झूरी के ससुराल बैल जा रहे हैं तो गया उसका साला है।
गया ने हीरा के नाक पे डंडा मारा तो मोती ने सहा नहीं गया, उसे गुस्सा आ गया। वह हल, रस्सी, जुआ, क्या क्या लेके, हल जो खेत में हल था, रस्सी थी, जुआ जो वहां पर जोता जाता है खेत, जुआ, जोत, जो भी सामान था वहां पर वो सब क्या करा, सब लेकर भाग पड़ा, सारी चीजें लेकर भाग पड़ा। उसने हीरा का कष्ट देखा ना गया, उससे हीरा का कष्ट भी, कष्ट मतलब हो गया दुख, देखा नहीं गया। इसलिए इस घटना से भी उन दोनों की दोस्ती का पता चलता है। मोती और हीरा जो दो बैल हैं उनका, कहा कौन सी जाति के हैं, पछाई जाति के, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी जाति के हैं, पछाई जाति के हैं। तो तीसरी घटना, अब हम तीसरी घटना देख लेते हैं। कौन सी घटना देखते हैं, तीसरी। जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे, कौन हो रहे थे, दोनों मस्त हो रहे थे, उनका पेट भर गया था, तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे और खेलने लगे हैं। ठेलने का मतलब वो खेलने लगते। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है। अचानक मतलब खेलते खेलते, अभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं ना, उसी तरह से अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। उसने क्या करा है, दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। तो याद रखना, मोती को लगा कि हीरा जल्दी क्रोधित हो जाता और मोती सहनशील था, तो मतलब उसने संभाल लिया। इसी तरह से आप भी आप क्लास में होते होगे, पार्क में खेल रहे होते, तो आपके फ्रेंड्स होते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, दोनों दोस्तों में आपस में लड़ाई लड़ने लगते होगे। अचानक खेलते खेलते उसमें से एक दोस्त ऐसा हो जाता है तो वो बात को संभाल ले जाता है, वो लड़ना बंद कर देता है। इस तरह से आपकी दोस्ती बरकरार रहती है। इसी तरह से अब यहाँ पर भी किसकी बरकरार रही है, हीरा और मोती की भी बरकरार रही है। तो ये आप देख सकते हैं। कौन सी घटना है, तीसरी घटना है, जब मटर के खेत में जब वो दूसरी बार वहां से भाग खड़े होते कांजी हाउस में पहुंचने से पहले, ये घटना है। अब चौथी घटना है, जब उसके सामने विशालकाय, अब इसी घटना के बाद देखेंगे चौथी घटना कौन सी आ जाती है। जब उसके सामने, चौथी घटना देखिए, जब मटर का खेती वाली घटना हो गई, उसी के साथ जब उसके सामने विशालकाय एक बहुत बड़ा सांड आ खड़ा हुआ, तो उन्होंने योजना बनाई है, एक प्लान किया, योजना पूर्वक मतलब प्लानिंग के साथ, एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड एक पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह मतलब शरीर में अपने नुकीले सींग चुबा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तो आपने देखा, इस तरह से भी उस सांड का मुकाबला करा और दोनों ने अपने आप को, दोनों को एक दूसरे उस सांड से बचा लिया। ये सांड है, ध्यान रखना है, सांड। जब चौथी घटना क्या, जब उसके सामने, किसके सामने, उनके सामने, हीरा मोती के सामने विशाल का एक बहुत बड़ा सा सांड आ खड़ा हुआ, तो उन्होंने प्लानिंग की, एक दूसरे के साथ देते हुए उनका मुकाबला किया। किसका, सांड का मुकाबला कर रहे हैं। सांड एक पर चोट करता, सांड अगर हीरा पर चोट करता तो मोती उसके शरीर में नुकीले सींग चुबो देता। अगर सांड मोती पर करता तो हीरा उसके पीछे से आकर अपने नुकीले सींग चुबो देता शरीर में। आखिरकार सांड बेदम होकर गिर पड़ा, क्योंकि उन दोनों ने प्लानिंग के साथ उसे मार गिराया। तो अब पांचवी घटना देखेंगे, मोती। अब देखो पांचवी घटना आपको ये दिखाई दी, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेले विपत्ति में देकर वापस आ गया, वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। अब देखिए खाली कौन पकड़ा गया, मटर के खेत में जब ये सांड चला जाता है तब दो आदमी आ जाते हैं लाठी लेकर, और मोटी मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा जाता है। तो हीरा उसे अकेला विपत्ति में देख लेता, मुश्किल में देख लेता है। वो तो चला जाता है हीरा भागकर, लेकिन मोती पकड़ा जाता है, तो उसे देकर वापस आ गए, वह भी मोती के साथ पकड़ा जाता है। अब छठी घटना देखते हैं, कौन सी छठी घटना कौन सी है। कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों से बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसे बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। ये सारी घटनाएं हैं जिससे उन दोनों की मित्रता का पता चलता है। प्रश्न आपको पता है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस तरह से हमने 6 घटनाएं बताई हैं सारी, इससे इसका पता चल रहा है कि दोनों में गहरी मित्रता थी।
तो आपको ये पता चल गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो अब इसी तरह से प्रश्न 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा ने इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को बताना है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, दृष्टिकोण बताना है उनका। तो उत्तर, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा ने इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। क्या करते थे? रिस्पेक्ट करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। वह त्याग भी देती, दया, ममता, सहनशीलता में सहन शक्ति उसके अंदर बहुत है, इस सबका जीता जागता उदाहरण। 1 मिनट बच्चों। यस, तो आपने देखा जीता जागता उदाहरण किसका? त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में मतलब उसकी संकट आ जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, यदि नारी में क्रोध जैसे भाव भी आ जाते हैं, कभी कभी उसमें क्रोध जैसे भाव भी आ जाते हैं, तो उसके प्रति गरिमा कम नहीं हो जाती। उसकी गरिमा जो रिस्पेक्ट है वो कभी कम नहीं होती और ना उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है, बहुत ज्यादा। जो लेखक है कौन है? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो बहुत अधिक सम्मान रखते हैं। उसने यह भी कहना चाहा है कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। मैं जिस तरह से दोनों बैल झूरी की वाइफ का सम्मान कर रहे हैं और उस लड़की की जो माँ है, जो सतेली है, उसका सम्मान कर रहे हैं, तो इस तरह से जब दोनों बैल कर सकते हैं, जो कौन है? ये पशु जाति हैं, वो कर सकते हैं, तो मनुष्य तो उन सबसे ऊपर है, तो उनको भी नारी जाति का मीन्स मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए, हर एक परिस्थिति में करना चाहिए। ये आपको पता चल गया। अब प्रश्न 7 देख लेते हैं बच्चों। मीन्स आपने प्रश्न 6 देखा अभी तक, ये हमारा प्रश्न 6 था। हम चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 क्या? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो किसान जीवन वाले समाज में, किसान कृषक समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध में पशु का, जानवरों का मनुष्य के साथ कैसा रिलेशन है, इस कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया? बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है, हम देख सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो देखो, किसान जीवन में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध में बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं। जो संबंध है किसान जीवन और पशु और मनुष्य के आपसी संबंध जो है बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं, लगाव पूर्वक रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा झूरी का और किसके साथ? दोनों बैलों के साथ, मोती और हीरा के साथ, और वो छोटी प्यारी बच्ची का मोती और हीरा के साथ किस तरह से आत्मीय लगाव रहा है, ये आपने देखा इस कहानी में। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। जैसे झूरी हीरा और मोती के बच्चों की तरह स्नेह करता है। झूरी जो है हीरा और मोती दोनों बैलों को, कौन से बैल है? हीरा और मोती। कौन कर रहा है? झूरी किसान अपने बच्चों की तरह स्नेह करता है, प्यार करता है, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, तभी तो उनके नाम रखे गए। क्या नाम रखे गए? अपने बच्चों की तरह उन्होंने नाम रखे हैं हीरा और मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया, मतलब वह खुशी से झूम उठा। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों के स्वामी भक्ति, बैलों का अपने मालिक के प्रति ये प्यार देखकर अभिनंदन किया, उनको सलाम किया।
इससे पता चलता है कि किसान अपने पशु से मानवीय व्यवहार करते हैं, उनके साथ बहुत अच्छा मानवीय व्यवहार कर रहे हैं, मानव जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह से एक मानव को दूसरे मानव के प्रति करते हैं, उसी तरह से हीरा भी पशुओं के साथ मानव जैसा व्यवहार कर रहा था। अब ये आपको पता चल गया, आंसर आपको पता चल गया। ये सामने है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध की कहानी में किस तरह व्यक्त किया जाता है। जिन बच्चों को अगर क्वेश्चन ये लिखने हैं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, जो आपके चैप्टर वाइज चलते हैं, तो आप स्टॉप कर करके इस तरह से आप कर सकते हैं। वीडियो को बीच बीच में स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे और अपनी रिटर्न कर सकते हैं अपनी कॉपी में। प्रश्न 8 देख सकते हैं, ये है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषताएं बताइए। जो ये कथन कहा गया, इसके आलोक में, इसके प्रकाश में कुछ विशेषताएं बतानी है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की, जानवरों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है, क्या पता चलता है, कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। कैसा स्वभाव वाला? परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार एक की ऐसी भावना वह मन में ही नहीं रखता है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप से दर्शाता भी है, व्यवहार के रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर, जो बाड़ा को आपको पता है, जहां पर जानवरों को बंद करने के स्थान को, जो उनका घर होता है, जानवरों को रखा जाता है, उसे बाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाड़ा। तो जिस तरह से आप चिड़ियाघर जाएंगे, जू में जाएंगे, तो वहां कई तरह के बाड़े बना दिए जाते हैं, वहां पर सारे जानवरों को रखा जाता है। सबके बाड़े अलग लेंगे, पशुओं के बाड़े अलग, पक्षियों के बाड़े अलग, हाथी जहाँ रहते हैं उनका बाड़ा अलग मिलेगा, शेर जहाँ रहता है उनका पूरा बाड़ा जो नान जैसा जो बना दिया जाता है उनका अलग रहेगा। इस तरह से सारे बाड़े अलग अलग होते हैं। तो वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर, कौन से बाड़े की? कांजी हाउस के बाड़े की, जहां पर उन्हें कैद कर लिया जाता है अंत में। तो कांजी हाउस के बाड़ा जो था, तो कांजी हाउस, इस बाड़े का नाम क्या है? कांजी हाउस। तो बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है, 9-10 जानवरों को भगा देता है, जिसमें कुछ बकरियां होती है, कुछ गधे होते हैं, इस तरह से कुछ भैंसे होती हैं। तो इस तरह से उन्हें भगा देता है, 9-10 प्राणियों को भगाता है, ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वह कांजी हाउस में, जो कांजी हाउस बाड़ा जो है, जिसमें कैद कर लिया गया था, आवारा पशुओं को कैद करने के स्थान है वो, तो मैं हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी है, उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। उन्हें लग रहा था कि सारे चले गए, लेकिन सिर्फ वो दोनों बचे, हीरा और मोती। तो हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। कौन? मोती नहीं जा रहा है, क्योंकि हीरा की रस्सी में बंधा हुआ है, अगर वो चला जाएगा सिर्फ हीरा ही बचेगा, इसलिए वो अपने सच्चे मित्र को छोड़कर नहीं जाता है और सोचता है अगर वो बचेंगे तो दोनों ही बचेंगे और मारे गए तो दोनों ही मारे जाएंगे। तो उसे विश्वास भी रहता है, आशावाद भी है भगवान से, उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जरूर जान बचा लेंगे, यहाँ से उन्हें किसी तरह से उन जान बचाकर उन्हें यहाँ से निकाल देंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, ये पूरा हमने आपको बता दिया है। इसे एक बार और पढ़ देती। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन में नहीं रखता है, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है, ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है, वह कांजी हाउस में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता। वह आशावादी भी, उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे। अब हमें करना है प्रश्नों का आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ये क्वेश्चन है, आपका आशय स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपकी जो क्षितिज बुक के पाठ 9 का चैप्टर 1 में है, दो बैलों की कथा, उन सब के पीछे वाले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर मैं अभी करा रही हूँ, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आगे कराऊंगी। तो देख लीजिए, इसका है, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे।
वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसे यह भी शक्ति किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती। तो आपको पता चल गया इसका आशय, आशय क्या है, इसका व्याख्या क्या है वो बताइए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो हीरा मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे। ये किसके बारे में, ये कथन किसके बारे में कहा जा रहा है? हीरा और मोती के बारे में। क्या कहा जा रहा है? हीरा मोती बिना कोई वचन कहे, कोई बात कहे, वचन का मतलब कोई बात कहे, कोई दावा करके एक दूसरे की मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की स्नेह की बातें सोचते थे, उन्हें स्नेह भरी बातें समझ में आती थी। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से, जो जानवरों से, पशु पक्षियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती, वह दूसरों की बात को जल्दी नहीं समझ पाता है। जिस तरह से हीरा मोती जानवर होते हुए भी एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, ये इसका आशय हो गया। अब दूसरा देख लेते, खा नंबर है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय में मनो भोजन मिल गया। कौन सी एक रोटी? जो गया के घर में एक छोटी सी लड़की, प्यारी सी बेटी आकर उन दोनों को एक एक रोटी रख जाती थी, उसके बारे में बात की। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, ऐसा उन्हें महसूस हो जाता, क्योंकि उनको उसका प्यार ही काफी लगता था, उस छोटी बच्ची का। किसको लग रहा है? हीरा और मोती को। इसका उत्तर बता रही हूँ। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया उनके साथ अपमान पूर्ण व्यवहार किया, गया ने उनके साथ अपमान पूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे शुद्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम को अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, खुश हो गए, उसके प्यार को देखकर ही खुश हो गए। उन्हें वो चीज, जो सम्मान उन्हें जो झूरी के घर मिलता था हीरा मोती को, वो गया के घर आकर नहीं मिल रहा था। उसे उनका अपमान हो रहा था, खाना सही से नहीं दे रहे थे, उन्हें चारा सही से नहीं दे रहे थे, सूखा भूसा डाल दिया जाता था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा क्षुब्ध थे। परंतु जब एक लड़की ने, छोटी लड़की उनके घर में, जो गया के घर में एक छोटी लड़की थी, उसने आकर एक एक रोटी उनके मुंह में डाली, तो उस लड़की के इस प्यार को देखकर उनका वे तृप्त हो जाते, उन्हें ऐसे लगता है उनका पेट भर के खाना मिल गया और वे खुश हो जाते हैं, क्योंकि उस रोटी के माध्यम से उस लड़की का प्यार को महसूस कर लेते हैं। अब प्रश्न 10 देख लेते हैं। प्रश्न 10 क्या है? ये सारे आपके टेक्स्ट बुक क्षितिज के क्वेश्चन आंसर है जो पीछे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से बताना है। गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। खा, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो इसका गा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गा ऑप्शन। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इस पे टिक कर देंगे। ये जैसे आपका लिखा हुआ गा ऑप्शन, वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति है। अब ये देख लेते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ, जो अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तक सही अपने विचार प्रकट करना है आपको। आप क्या सोचते हैं वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक आंसर लिखा है, वो आप देख लीजिए। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया के विरोध किया। जो झूरी का साला जो था गया, उसका भी साले गई नहीं गया लिखा है, ये गया हो जाएगा। क्या है? गया, मात्रा नहीं आएगा, गया हो जाएगा। का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तो डंडे खाए। विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। फिर कांजी हाउस में भी अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखे रहना पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी बात है। ये हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना भी सही, मतलब उसके लिए सजा भी मिली गई। अपने खिलाफ शोषण जो हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, जब उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो उन्हें कोई ना कोई
प्रताड़ना सहनी पड़ रही थी। जैसे जब अंग्रेज हमारे देश पर अत्याचार कर रहे थे तो हमारे भारतवासी कोई भी आवाज उठाते तो वे उन्हें हमारे कह देते ये विद्रोह है, विद्रोही हैं, और विद्रोही कर जेल में डाल दिया जाता था हमारे भारतवासी को। ठीक उसी प्रकार हीरा मोती को भी इसी का शोषण के खिलाफ जब अपने पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे तो उन्हें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या हो रहा है, प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। और क्या क्या है, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है। क्या है, वो अत्याचार के विरुद्ध है, वो सहन नहीं कर सकते कि उन पे कोई अत्याचार करे। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, जो भी अत्याचार करता है हर बुराई के पर आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले, जो झूरी का साला जो उनका पहला मालिक है, जहाँ पर वो प्यार से रहते थे, वो अपने उसकी ससुराल जाते हैं गया कर, तो उसका भी विरोध उसका भी विरोध किया जब वो सूखा चारा देता है। तो जब उसका उसके मतलब व्यवहार का विरोध करते हैं तो वो सूखी तब उसे क्या देने लगे, सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। तब उसके 1 मिनट बच्चों, उन्होंने झूरी के साले का गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे खाए। तो मतलब यहाँ पर ये है, जब वो गया का विरोध करते हैं तो गया उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं देता, सिर्फ सूखी रोटी के अलावा, और कभी कभी सूखी रोटी भी नहीं दे रहा था, सिर्फ डंडे डंडे खिला रहा था। पूरे दिन उनसे काम लेता, हल जोतता, और अंत में सिर्फ सूखा भूसा दे देता था। और कांजी हाउस में भी जब अन्याय हो रहा था, जहाँ पर आवारा पशुओं को बांधा जाता था, उनकी हाजिरी ली जाती, तब भी वे उस अन्याय का विरोध करते हैं और सारे जानवरों को दीवार कराकर भगा देते हैं, जिसमें से एक जो उनका बैल है वो बंधा रह जाता है तो दूसरा बैल नहीं जाता और बंधन में पड़ जाते हैं और उन्हें भूखे रहना पड़ता है। ये सारी क्रिया है हीरा और मोती। अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं, भूखे रहना पड़ा। प्रतिक्रिया, मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता। क्या होता, खूब ज्यादा शोषण होता। उन्हें गिड़गिड़ा कर मन मार कर अपने मालिक की गुलामी करनी पड़ती, जैसे हमारे भारतवासियों की हो रही थी स्थिति, करनी पड़ रही थी गुलामी। वे अपने दर्द को व्यक्त भी नहीं कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता है। मार खाने के बदले उन्हें मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया था। मालिक के मन में क्या, भय तो उत्पन्न कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे भारतवासियों ने आवाजें उठा उठा कर जो अंग्रेजी सरकार थी उनको डरा दिया था। 1857 का विद्रोह के बाद सारे अंग्रेज डर गए थे कि इस तरह से आगे भी हो सकती थी। ऐसे करते करते 90 साल बाद 1947 में हमारे इस तरह से विद्रोही भावना लिए सारे जितने भी हमारे पूर्वज थे वो लड़ते रहे और अंत में हमें भी क्या मिल गई, आजादी मिल गई थी। किसकी तरह, इन दोनों बैलों की तरह। कौन से बैले, हीरा और मोती। ये भी कांजी हाउस से आजाद होकर, उस कसाई के पास से आजाद होकर अपने पुराने मालिक के पास पहुंच जाते और आजादी मिल जाती है। अब प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। क्या आपको लगता है ये कहानी आजादी की लड़ाई की और भी संकेत करती है? यस, हाँ। हीरा मोती अपने स्वतंत्रता मतलब गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की मतलब कई प्रकार की कठिनाइयां सही और मृत्यु के करीब जाकर भी बच निकले, वे अंततः अपने घर वापस आ गए। अंत में क्या हो जाते हैं, अंत में अपने घर वापस आ गए। इससे यह भी संकेत मिलता है कि हीरा मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तुड़ाकर आ जाते हैं। वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है। अपमान, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अपमान होता है। और प्रताड़ित मतलब उन्हें मार भी बहुत पड़ती है और भूखा भी रहना पड़ता है। वहां से भागने पर उन्हें सांड रूपी, जो एक सांड आ जाता है, सांड रूपी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अंत में क्या होता है, जो कांजी हाउस है, जो आवारा पशुओं को क्या कर देते हैं, जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है, कांजी हाउस में बंद होना तथा कसाई के हाथों में बिकना, उनकी नीलामी करवा देना। इसके उपरांत भी बचकर झूरी के पास आ जाना, यदि आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। सारी किसकी ओर कर रही है, आजादी की लड़ाई की तरफ संकेत कर रही है। जिस तरह से हमारा देश भी गुलामी से आजाद हुआ है, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बस इतना ही काफी है। फिर
फिर मैं भी चोट लगाता हूँ। ही वाक भी वाक्य से किसी बात पर जोर देने के काम कर रहे ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। तो ही जो है इसमें निपात है। निपात आप पढ़ेंगे प्रत्यय में जो आपके आविकारी शब्द है उसमें निपात आता है। तो ही और भी निपात होते हैं। तो ही निपात से हमारे वाक्य मैं बना रही हूँ। ये आपने बुक में आप अपने लिख लेंगे पीछे एक्सरसाइज में, बुक की एक्सरसाइज में है, इसको मैं बता देती हूँ। एक ही विजय से उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने बना दिया। एक ही से ही हो रहा है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, शक्ति था नहीं शक्ति थी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शक्ति थी। ठीक है, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। ये तीसरा प्रश्न हो गया। ही से वाक्य बनाने के लिए बोल रहे हैं, ही निपात से। ठीक है, ये 3 हो गए। आप देख सकते हैं, आपको जिसको भी लिखना है तो पॉज करके इस तरह से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं ये वाक्य। अब चौथा वाक्य, अब देखेंगे चौथा वाक्य। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। दूसरा भी आ गया ना, आपको दिख रहा है ना ये भी। ठीक है, एक अभी 4 ही गिलास खाए थे, 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अभी 4 ही, तो ही से हो गया, गिलास खाए थे। ठीक है, अब भी से बनाते हैं। तो कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता। सुख दुख हानि लाभ किसी भी देखो निपात आ गया ना यहाँ, किसी भी दशा में बदलने नहीं देखा, बदलते नहीं देखा। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। भी आ गया यहाँ पर, देखो इस सबसे वाक्य बनाने के लिए बोला है जो आपके पाठ में आए हैं। आप भी इस तरह से खुद से भी निकाल सकते हैं। कहाँ से, बुक में से, जो चैप्टर पढ़ के। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। तो भी यहाँ पर भी आ गया, निपात आया ये भी। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी देखो न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यह मार पड़ी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, आप पहले वाले में भी देख सकते हैं कौन सा, एक ही विजय ने। तो ही आ गया, ही निपात से बना है, तो ही निपात ही। ठीक है, अवश्य ही, इसमें भी ही आ गया। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही आ गया, देखो साथ ही उठते, साथ नान में मुंह डालते, ये हो गया। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी, तो भी से हो गया है। तो इस तरह से आप ही और भी के बना सकते हैं, आपको देख सकते हैं। ये आपका है, इस तरह से आप देख सकते हैं, या पॉज करके लिख भी सकते हैं। यस, अब रचना के आधार पर वाक्य में भेद बताइए तथा उपवाक्य छाटकर उसके भी भेद लिखना है। अब देखेंगे ये सारी बुक की एक्सरसाइज। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ संयुक्त वाक्य है। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। यहाँ संयुक्त वाक्य तथा भेद क्या है, संज्ञा उपवाक्य। दीवार का गिरना, दीवार क्या है, संज्ञा उपवाक्य। अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य या संयुक्त वाक्य है। भेद संज्ञा, भेद क्या है तथा भेद संज्ञा उपवाक्य है। और उपवाक्य में अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर सचेत उठे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। वहां पर लिखने के लिए बोला गया था। सहसा एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। यहाँ मिश्रित वाक्य है। एक दरियल आदमी जिसकी मूछें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। ये सारे क्या है, मिश्र वाक्य। भेद क्या है, विशेषण। उपवाक्य जिसकी आंखें लाल थी, आंखें लाल क्या है, विशेषण। और मुद्रा अत्यंत कठोर, ज्यादा कठोर है। तो आप देख सकते हैं यह विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। यहाँ मिश्र वाक्य है। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। फिर संज्ञा उपवाक्य क्या हो गया, गया के घर से नाहक भागे। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। यहाँ संयुक्त वाक्य है। भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य तो बिकेंगे।
अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। यहाँ संयुक्त वाक्य है। भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य मीन्स मैं तो बेमारे ना छोड़ता। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 15 देख लगा लेना। कहानी में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छाटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। पहला हो गया टकटकी लगाना। अर्थ क्या? निरंतर देखना। वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। दूसरा दांतों पीसना, दांतों पसीना आना। अर्थ कठिन परिश्रम करना। इतना भारी सामान उठाते ही दांतों पसीना आ गया। जी तोड़ काम करना। अर्थ क्या हो गया? बहुत मेहनत करना। मोहन ने फर्स्ट आने के लिए जी तोड़ काम किया। गम खाना, धैर्य रखना। कम खाना मिलने पर भी हीरा और मोती गम खा जाते। अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न है, लघु उत्तरीय अन्य है। आप देख सकते हैं प्रश्न 1 है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। आप 9th में आ गए तो आपको बना बना के भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया है और क्यों? इसका उत्तर क्या देंगे? गधा गधा मूर्ख या बेवकूफ के अर्थ में रूढ़ हो गया है। किसी आदमी को जब बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ऐसा उसके सीधेपन और सब कुछ सहन करने के कारण कहा जाता था। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताई हुई हैं। इस तरह से आप इसे देखकर अपनी नोटबुक में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न 2 देख सकते हैं आप। यहाँ पर आ गया प्रश्न 2 है। सहनशीलता के मामले में गाय और कुत्ता गधे से किस तरह भिन्न है? भिन्न मतलब अलग है। कौन कौन? कुत्ता, गाय, पहला कौन हो गया? गाय, फिर कुत्ता और गधा जो है किस तरह से अलग अलग है। गाय और कुत्ता गधे जितना सहनशील नहीं है। गाय और कुत्ता किसके? गधे जितना सहनशील नहीं है। गाय नाराज होने पर या अपने बच्चे को छेड़े जाते हुए देखकर हिंसक रूप धारण कर लेती है, खतरनाक हो जाती है। इसी तरह कुत्ता भी काट लेता है, जबकि गधा सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता है। वह कुछ भी नहीं बोलता। उसे चाहे कितना भी मार लो, चाहे कुछ भी बोल लो, वह चुपचाप ही रहता है। इसी तरह से प्रश्न 3 देखेंगे। अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है? तो उत्तर है अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण उनका सीधापन, उनकी सहनशीलता है। वह अपनी सहनशीलता के कारण शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं और गम खाकर रह जाते हैं। मतलब है उनका भी गधे जैसी हालत हो रही है, क्योंकि वो शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। तो अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण उनका सीधापन और उनकी सहनशीलता है। जिस तरह से गधा भी सब कुछ सीधेपन के कारण सहनशील करता रहता है, वे अपनी सहनशीलता के कारण शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते, सिर्फ गम खाकर दुख मनाकर रह जाते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं अब। इस तरह से प्रश्न 4 आ गया। बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है? बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया? बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है। बैल भी कैसा जानवर है? सीधा साधा जानवर। वह भी सहनशील है, वह भी थोड़ा बहुत सहनशील है, पर गधे जितना नहीं। जितना गधा है उतना तो नहीं है, मगर जब उस पे हीरा और मोती की तरह आप देख सकते हैं सहनशील तो है। जब उस पर अत्याचार होता है तो वह भी विरोध में, विद्रोह भाव में आ जाता है। जैसे बैल सिंह चलाकर अड़ियल रुख अपनाकर तथा कई अन्य तरीके से अपना क्रोध एवं असंतोष प्रकट कर देता है। आप देख सकते हैं। प्रश्न 5। पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है? पशु अपने मन के भाव विचार मूक भाषा में व्यक्त करते। मतलब है पशु बोल तो नहीं सकते, लेकिन अपने मूक भाषा में, जो उनकी मूक भाषा है उसमें एक दूसरे से प्रकट कर देते हैं, व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य पशु समझ जाते दूसरा क्या कहना चाह रहा है, वो समझ जाते। इसी तरह वे दूसरे की मन की बातों को बिना कहे जान समझे लेते हैं, बिना कहे जान समझ देते हैं। पशुओं की यह ऐसी गुप्त शक्ति जिससे मनुष्य वंचित है। मनुष्य तो बोल सकता है, फिर भी दूसरे के भावनाओं को, मनुष्य जाति को नहीं समझ पाता है जब तक वह बोले ना, लेकिन पशु समझ जाते हैं। प्रश्न 6 देखेंगे। हीरा मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते थे? अब कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। उत्तर है
हीरा और मोती एक दूसरे को चाट चूट कर, कैसे चाट कर, जैसे आपने कई जानवरों को एक दूसरे को चाटते हुए देखा होगा, चाट चूट कर और सूंघ कर, सा पे बड़ी ऊ की मात्रा है यहाँ पर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग भी मिला लेते थे, जो उनके सींग थे आपस में मिला लेते थे। उनके ऐसा करने में विग्रह का भाव नहीं बल्कि मनोविनोद, हर्ष उल्लास, खुशी का भाव होता है। विग्रह मतलब लड़ाई का भाव नहीं होता, अलग होने का नहीं है, लेकिन मनोविनोद, इसमें उन्हें आनंद आता था और आत्मीयता का भाव रहता था, आत्मीय लगाव रहता था। इस तरह से खेल खेला करते थे। कौन? हीरा और मोती। वो क्यों करते थे? दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता के कारण इस तरह का व्यवहार करते थे, एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, प्रेम पर प्रकट करते थे और फिर खेलने के लिए सींग मिला लिया करते थे। इस तरह से प्रश्न 7 देख सकते हैं आप। किन बातों से प्रकट होता है कि हीरा मोती भी चारा था? होती में भाईचारा था। क्या था? भाईचारा था, ब्रदरहुडनेस थी, मतलब उनमें बहुत आपस में बहुत ज्यादा पटती थी। तो उत्तर होगा आपका, हीरा मोती जब हल में जोते जाते थे तब उनकी यही चेष्टा रहती थी कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधे पर ले लें। वे दिन भर के काम के बाद दोपहर या संध्या में चाट चूट कर, मतलब एक दूसरे को चाट चूट कर मतलब प्यार करके चाट कर अपनी थकान उतारते थे। जैसे आपने सारे जानवरों को करते हुए देखा होगा। वे एक साथ नादों में मुंह डालते, जो उनका खाने का स्थान था वहां पर भूसा डाला जाता था, उसमें मुंह डालते थे और हटाते थे। एक साथ मुंह डालते थे खाने के लिए और एक साथ हटा लेते थे। इन बातों से हीरा मोती की भाईचारा प्रकट होती है। इन बातों से हीरा मोती की भाईचारा प्रकट होती है। अगला प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया, गया कौन था? झूरी का साला था। झूरी जो किसान था उसका साले का नाम क्या था? गया। को क्या परेशानी हो रही थी? दोनों बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को यह परेशानी हो रही थी कि बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। यदि वह बैलों को पीछे से हाँकता तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते थे और वह पगहे पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे, मतलब वो जाना ही नहीं चाह रहे थे। उन्हें क्या लग रहा था कि उनका मालिक जो है झूरी उन्हें बेच दे रहा है, तो इसलिए वो जाना ही नहीं चाह रहे थे। अब प्रश्न 9 देख लेते। हीरा मोती की बाड़ी की कमी क्यों अखर रही थी? हीरा मोती क्यों बाड़ी की, जो उनकी बोली है, आवाज की कमी, तो वो ये सोच रहे थे अगर हमें भी भगवान ने आवाज दी होती तो आज हम अपने मालिक से सारी चीजें पूछते कि वो हमें क्यों बेच रहा है, गया के साथ क्यों भेज रहा है। तो इस तरह उनको इसकी कमी अखर रही थी क्योंकि वह बोल नहीं पा रहे थे। जानवर कभी बोलते नहीं है, सिर्फ वो अपनी आवाजें निकालते हैं। तो इसका उत्तर है हीरा मोती गया के साथ अनिच्छा से, उनकी इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा से जा रहे थे। वे सोच रहे थे गया के हाथों उन्हें बेच दिया गया है। वे अपने मालिक झूरी से अपने बेचे जाने का कारण, रीजन जानना चाह रहे थे, मीन्स कारण जानना चाहते थे। हीरा मोती बैल ये जो मूक भाषा में बात कर सकते थे, पर झूरी समझता कैसे? अपनी बात कहने के लिए हीरा मोती को वाणी की कमी अखर रही थी कि वाणी होती, आवाज होती तो वह इनके जाने का कारण पूछ सकते थे। प्रश्न 10 देख लेते हैं अभी। हीरा मोती की आंखों में विद्रोह में इसने कब झलकता हुआ प्रतीत हुआ और क्यों? हीरा मोती की आंखों में विद्रोह का भाव कब झलकता हुआ प्रतीत हुआ, मालूम हुआ और क्यों? तो प्रश्न 10 का उत्तर है झूरी ने हीरा मोती को गया के घर काम करने भेजा था, पर इन दोनों को वहां गांव घर तथा मनुष्य सब बेगाने जैसे लगे, अपने जैसे नहीं लगे, अलग लगे। उन्हें गया से भी स्नेह नहीं मिल रहा था, जो गया जो था झूरी का साला, उससे भी स्नेह मतलब प्यार नहीं मिल रहा था जैसे झूरी करता था उन बैलों से। वे दोनों वहां से रात में ही भाग गए। उन्हें अपने बेचे जाने का भ्रम होने के कारण उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें बेच दिया गया, लेकिन उन्हें बेचा नहीं गया था, सिर्फ काम करने के लिए झूरी ने अपनी ससुराल भेजा था। उनकी आंखों से विद्रोह में इससे झलकने लगा। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। आप देख सकते हैं सामने है आपके प्रश्न नंबर 11। हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं के अपमानित
स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? उत्तर है हीरा और मोती ने गया के घर, गया जो है हीरा जो झूरी है उसका साला है, स्वयं को इसलिए अपमानित महसूस किया क्योंकि गया ने अपने बैलों को चारे में चूनी चोकर खली आदि मिलाया, सब मिलाकर दिया, परंतु हीरा मोती के सामने सूखा भूसा डाला, तो इसलिए उन्हें अपना अपमान महसूस हुआ। किन्ने? हीरा और मोती को, क्योंकि गया ने अपने बैलों को तो अच्छा खाना दिया अपना चोकर खली डालकर, लेकिन उसे सिर्फ उन दोनों को सूखा भूसा डाल दिया। इन बैलों के साथ झूरी ने ऐसा कभी नहीं किया था। वो जहां रहते थे पहले अपने मालिक के पास, झूरी के पास, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे, सूखा चारा नहीं डालते थे उनके साथ। उस चारे में, बैलों के चारे में चूनी चोकर खली सब मिलाकर दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर गया ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्हें अपमान महसूस होने लगा। प्रश्न 12 देखते, गया और उसके घर वाले हीरा मोती को नियंत्रण करने के लिए क्या योजना बना रहे थे? गया और उसके घर वाले हीरा मोती को नियंत्रण करने के लिए, काबू में करने के लिए क्या योजना बना रहे थे, क्या प्लानिंग कर रहे थे, वो देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? गया और उसके घर वालों का व्यवहार बैलों के प्रति अच्छा न था। वह बैलों को मारता पीटता था, तब भी बैलों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं था। उन्हें नियंत्रित करने के लिए वह बैलों की नाक में तथा नाठ डालने की योजना बना रहा था, नकेल डालने की योजना बना रहा था, प्लानिंग कर रहा था। तो ये सारी बातें इस बच्ची ने सुन ली थी और उसे भगाने में मदद भी की थी। अब क्या होता है, प्रश्न 13 देख लेते हैं। बालिका ने बैलों के भगाने में किस तरह मदद की? बालिका प्रतिदिन की तरह 2 रोटियां लेकर हीरा मोती के पास आई और घलवाड़ों की योजना बताते हुए उनके गले की रस्सी खोल दी। वह चिल्लाने लगी कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कोई भी उस पर संदेह ना कर सके, शक ना कर सके, किस पे? लड़की पर, क्योंकि लड़की ने तो खोल दिए। लेकिन तभी वो क्या करने लगी? चिल्लाने भी लगी, क्योंकि उसने खोले थे, क्योंकि उस पर कोई शक ना कर सके, क्योंकि उसने ही उनकी रस्सियों को खोला। इस तरह उसने बैलों को भगाने में मदद की। उन दोनों की मदद की है? किसकी? हीरा और मोती की। किसने की है? उस छोटी लड़की ने। प्रश्न 14, हीरा ने कब और कैसे सच्चे मित्र का फर्ज निभाया? उत्तर है हीरा और मोती भूखे थे, सामने के खेत में हरी मटर नजर आई, उन्होंने 2-4 गिरासी खाए थे कि रखवाली लाठी लिए आए। हीरा तो भाग सकता था, पर सींचे खेत में खुद धंसने में मोती फंस गया। जो सींचा हुआ खेत था उसमें खुद उसका जो है पैर जो था वो धंस गया, रखवालों ने उसे पकड़ लिया, हीरा भाग नहीं सका। इस तरह उसने सच्चे मित्र का फर्ज निभाया, वो भी रुक गया। कौन यहाँ पर फंस जाता है? मोती फंस जाता, लेकिन हीरा तो भाग सकता था, वो दूसरी साइड था, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, वह भी उसके साथ वहीं पर ही रुक गया और दोनों को पकड़कर कहां बंद कर दिया गया? कांजी हाउस में। अब प्रश्न 15 देख लेते हैं। कांजी हाउस में किन्हें बंद किया जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? तो कांजी हाउस में आवारा और लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। याद रखना है, कांजी हाउस में इतनी देर से यही बता रही हूँ, आवारा और लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है। वहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, मानव जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है, उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है, अधिकांश मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं। अधिकतर जानवर कहां पर पहुंच जाते हैं? मरने के कगार पर पहुंच जाते हैं, सूखे दुबले पतले से हो जाते हैं। जब किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएंगे, सारा मांस सूख जाएगा, हड्डियां निकल आएंगी, इस तरह से उनकी हालत हो जाती है। प्रश्न 16 है, दड़ियल ने जब बैलों के कूले में उंगली से गोदा तो उन्हें अपने अंतर्ज्ञान से क्या जान लिया? तो उन्होंने क्या जब डाला? वो दड़ियल जो था, कसाई था, वो बैलों के कूलों में उंगली डालकर देख रहा था कि बैल सही है नहीं है, हमारे कसाई जो था कि काटने का काम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें पता चल गया अब ये कसाई और उन्हें क्या हो जाएगा? काटने के लिए ले जा रहे हैं। नीलामी के लिए खड़े हीरा मोती, उसका उत्तर देखिए प्रश्न 16 का। नीलामी के लिए खड़े हीरा मोती के कूले में जब दड़ियल ने उंगली से गोदा तो दोनों ने अपने अंतर्ज्ञान से यह जान लिया कि दड़ियल कसाई है, वह नीलामी उन्हें खरीदकर उन पर छुरी चलाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17,
मोती के उस कार्य के वर्णन कीजिए जिसके बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा है। कांजी हाउस में बंदी हीरा मोती ने देखा कि वहां गधे, घोड़े, बकरियां, भैंस आदि 9-10 जानवर मुर्दों से जमीन पर पड़े हैं। मोती ने रात में बाड़े की दीवार गिरा दी जिससे यह जानवर भाग गए, उनकी जान बच गई। अपने इसी कार्य के बदले वह आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा है किसे? भगवान से, कि उन्हें भी बचाकर, मतलब है एक उसमें से तो बंधा हुआ है और दूसरा तो भाग सकता था। मोती ने रात में बाड़े की दीवार को गिरा दिया, हीरा बंधा हुआ है, लेकिन मोती तो भाग सकता था, लेकिन वह अपनी दोस्त की मित्रता निभाना चाहता था, तो वो इसलिए रुक जाता है और घोड़े, गधे, बकरियां, भैंस सबको वहां से भगा देता है। वह सोचता है इसका आशीर्वाद हमें भगवान जरूर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न 18, हीरा मोती जब दड़ियल के साथ जा रहे थे तो हार में चलते अन्य जानवरों को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हो रही थी? मतलब वो क्या सोच रहे थे? मतलब जब हीरा मोती जब दड़ियल उसे पकड़ कर ले जा रहे थे, वो अन्य जानवरों को चढ़ते हुए देख रहे थे अपनी मालिक के साथ, तो वो क्या सोच रहे थे? तो वो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। दड़ियल के साथ जाते हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नतापूर्वक चल रहे अन्य जानवरों को देखा, उन्हें वे जानवर स्वार्थी लगने लगते, क्योंकि कसाई के हाथों उन्हें देखकर भी वे चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अपने उछल कूद में खुशी में डूबे हैं। उन जानवरों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वह ये सोच रहा है कि वे एक कसाई उन्हें काटने के लिए ले जा रहा है, लेकिन ये जानवर तो अपने आप में मस्त है, इसलिए वे उन्हें स्वार्थी लगने लगे। प्रश्न 19, झूरी के पास वापस आए बैलों को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी किस तरह व्यक्त की है, किस तरह बयान की है? तो झूरी के पास जब वापस आ जाते हैं, कसाई से भी छूट कर जब वापस आ जाते हैं उस दड़ियल कसाई से, तो झूरी के पास वापस आते हुए देखकर बच्चों किस तरह से खुशी बना रहे हैं वो हम देख लेते गांव में। तो झूरी के पास लौटे हीरा मोती को देखकर बच्चों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वे उन्हें वीरता का प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। बच्चे खुशी खुशी से भागकर अपने घरों से चूनी, गुड़, चोकर आदि लोग लाकर खिलाने लगे। वे बहुत खुश दिख रहे थे, तो बच्चे अपने घरों से क्या लाकर खिलाने लगे? चूनी, गुड़, चोकर ये सब लाकर खिलाने लगते हैं। तो प्रश्न 20 देख लेते हैं। दूसरी बार घर आए हीरा मोती को देखकर मालकिन की प्रतिक्रिया पहली बार से किस तरह भिन्न थी, अलग थी? जो उनकी मालकिन थी हीरा मोती की मालकिन, जो झूरी की वाइफ थी, जो पत्नी थी, तो हीरा मोती जब पहली बार गया कि घर से लौट कर आए तो मालकिन ने उन्हें नमक हराम कहा और उनकी खली, चूनी, भूसी आदि बंद करवा दिया। उन्हें लगा कि मेरे घर गए, मेरे मायके में गए, मेरे भाई लेके गया, लेकिन इन्होंने नमक हरामी करी और भाग कर आ गए। उन्हें उससे गुस्सा आ गया। पर दूसरी बार हीरा मोती के घर आने पर मालकिन हर्षित हुई, मतलब खुशी हुई और बैलों के माथे चूम लेती है। दूसरी बार में तो खुश हो जाती, पहली बार में बहुत ज्यादा क्या होती है, वो उन्हें बुरा भला कहती है, नमक हराम कहती है। लेकिन दूसरी बार जब पहुंचते हैं, जब काजी हाउस से, उस कसाई से छूटकर, सब जगह से छूटते हुए, सारी मुसीबतों का सामना करते हुए जब पहुंचते तो वो उसकी मालकिन खुश हो जाती है। अब इसी तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके आ सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा में लेकर आपको बताया है, बाकी मैंने ऊपर जो आपको क्वेश्चन आंसर बताए थे वो सारे बच्चों, यस 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, यस। तो वो सारे क्वेश्चन आपके बुक्स से रिलेटेड थे। अब ये जो अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे मैं एक्स्ट्रा में बता रही हूँ, जो आपको कभी पूछ सकते हैं 3 नंबर में, 5 नंबर में, 9th में, तो आप लिख पाएंगे। हीरा मोती अपने मालिक झूरी के साथ किस तरह का भाव रखते थे? तो उत्तर होगा, हीरा और मोती अपने मालिक झूरी के साथ अत्यंत गहरा प्रेम एवं आत्मीय व्यवहार रखते थे। वे अपने मालिक से प्रेम करते हुए उसकी हर बात मानते थे। वे झूरी से अलग नहीं रहना चाहते थे। उनकी इच्छा थी उनका मालिक चाहे जितना काम करा ले, पर वह उन्हें अपने से अलग ना करे। झूरी ने जब गया के साथ उन्हें भेजा तो वे रस्सी पंखे तुड़ाकर गया के घर से भागकर आ गए। इस समय उनकी आंखों में विद्रोहमयी स्नेह झलक रहा था। हीरा मोती को भागने का अवसर मिलने पर भी वे अंत में भागकर झूरी के पास आ जाते थे।
आ जाते थे, जो उनके असीम लगाव का प्रमाण था। ये आप देख सकते हैं हीरा मोती अपने मालिक झूठ के साथ किस तरह का भाव रखते थे, उसके बारे में बताया गया है। वह कई बार कहीं काजी हाउस से भी आ जाते और जब गया के घर जाते वहां से भी भागकर आ जाते थे। ये अपने मालिक के प्रति उनका बहुत ज्यादा लगाव था। प्रश्न 2, ये प्रश्न 1 था, प्रश्न 2 देख रहे हैं इसका। तो दो बैलों की कथा पाठ में लेखक ने सीधेपन के संबंध में क्या कहा है, इसके लिए उसने क्या क्या उदाहरण दिए हैं। तो उत्तर है, दो बैलों की कथा पाठ में लेखक प्रेमचंद ने, लेखक कौन है, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने सीधेपन में को इस संसार के लिए उचित नहीं बताया। इसके लिए उसने गधे और बैलों के सीधेपन के उदाहरण देते हुए दर्शाया है कि सीधेपन के लिए गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ बन गया है तथा बैल को बछिया का ताऊ कहा जाने लगा है। बैल जो है बछिया का ताऊ कहा जाने लगा है बैल को। इस पाठ में भी हीरा मोती के सीधेपन के कारण उन पर अत्याचार किया जाता है, परंतु उनके सींग चलाने या अत्याचार का विरोध करते ही उन पर किया जाने वाला अत्याचार कम हो जाता है। इस तरह अपनी सहनशीलता के कारण भारतीय अफ्रीका और अमेरिका में सम्मान नहीं पाते, जबकि जापान में युद्ध में विजय पाते ही दुनिया भर में सम्मान प्राप्त किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने दो बैलों की कथा पाठ में लेखक ने प्रेमचंद ने सीधेपन को इस संसार के लिए उचित नहीं बताया है, क्योंकि अगर हम सीधापन दिखाएंगे तो भारतीयों की दशा जिस तरह से अमेरिका और हमारे कहां पर हो रही है, अफ्रीका में हो रही है, उन्हें अच्छा नहीं समझा जा रहा, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आवाज उठाते रहना पड़ेगा। इतना सीधापन भी अच्छा नहीं है। प्रश्न 3 है, हीरा मोती 2 बार झूरी के घर से वापस आए, दोनों बार झूरी की पत्नी की प्रतिक्रिया अलग अलग क्यों थी, स्पष्ट करना है, विस्तार पूर्वक बताना है, दीर्घ उत्तरीय है। झूरी ने अपने बैलों को हीरा मोती को गया के घर काम के लिए भेजा। हीरा मोती झूरी से बहुत लगाव रखते थे, वे झूरी को छोड़कर गया के घर नहीं जाना चाहते थे। गया के साथ वे जैसे तैसे चले गए, पर बेगानापन महसूस होने के कारण वे रात में ही रस्सी पगहे तुड़ाकर चले आए। यह देखकर झूरी की पत्नी उन्हें नमक हराम कहा, झूरी की पत्नी ने उन्हें नमक हराम कहा और उन्हें खली, चूनी, चोकर आदि देना बंद करके सूखा भूसा सामने डाल दिया। दूसरी बार हीरा मोती काजी हाउस से नीलाम होकर किसी तरह घर पहुंचते हैं तो उनकी दशा देखकर झूरी की पत्नी मन में उनके प्रति बदलाव आ जाता है। वह बैलों के द्वारा सहे कष्ट का अनुमान लगा लिया और उनके माथे चूम लिए कितने कष्ट सहकर आए हैं, और ऐसी प्रतिक्रिया बैलों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के कारण थी, क्योंकि वो संघर्ष करके पहुंचे थे, तो इसलिए उसकी झूरी की पत्नी भी उससे प्रेम करने लगती है, किसे, उन दोनों बैलों से भी। दूसरी बार में मोती ने बैलगाड़ी की खाई में गिरा देना चाहा तो हीरा ने सवाल लिया। इस कथन के आलोक में, प्रकाश में हीरा की स्वामी भक्ति जो स्वाभाविक विशेषताएं वो बताने, किसकी, अब हीरा की बतानी है। हीरा मोती गया के साथ नहीं जाना चाहते, इसलिए गया उन दोनों की बैलगाड़ी में जोत कर ले जा रहा था। अपना विरोध जताने के लिए मोती बैलगाड़ी के खाई में गिरा देना चाहता था, पर हीरा ने रोक लिया। इससे उसकी इन विशेषताओं को पता चलता है। कौन कौन सी है विशेषताएं? पहला है धैर्यवान, हीरा मोती की तुलना में अत्यधिक धैर्यवान है। धैर्यवान से बनाते हैं, हीरा जो है मोती की तुलना में अत्यधिक धैर्यवान है, वे किसी समस्या का धैर्यपूर्वक सामना करता है। कौन करता है? हीरा करता है। सहनशील, गया ने जब हीरा की नाक में डंडे बरसाए तो हीरा सहन कर गया। इसी घटना के लिए मोती ने जब गया को मार गिराना चाहा तो हीरा ने कहा कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती ने क्या कहा? हमारी बात जाति का धर्म नहीं है। तीसरा है अहिंसक विद्रोही काजी हाउस में मार खाकर भी हीरा शांत नहीं होता। अहिंसक विद्रोही मतलब है यहाँ पर काजी हाउस में मार खाकर भी हीरा शांत नहीं है। फिर उसे मोटे रस्सियों में बांध दिया जाता है, फिर भी वह कहता है जोर तो मारना, जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। अब सच्चा मित्र
हीरा मोती के साथ सच्ची मित्रता निभाता है। वह रखवालों के साथ हाथ पड़े मोती को अकेला नहीं छोड़ता, उसके साथ भी वह भी कांजी हाउस में चला जाता है। प्रश्न 5, मोती के स्वभाव में उग्रता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मोती का स्वभाव उग्र है, विद्रोही वाला है, वह अत्याचार एवं शोषण का विरोध करता है। किसका करता है? अत्याचार। कौन करता है? मोती करता है, तो विरोध करता है। वह अपने ऊपर ही नहीं, हीरा पर भी अत्याचार देखकर क्रोधित हो उठता है, गुस्सा हो उठता है और अत्याचार का सामना करने के लिए आक्रमण कर देता है। इसके साथ नहीं अनेक उदाहरण हैं। गया जब हीरा की नाक पर डंडे बजाता है तो क्रोधित मोती हल जोत जुआ लेकर भागता है। गया और उसके साथी जब उसे पकड़ने आते तो वह कहता है, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। इसी तरह वह गया का अत्याचार देखकर एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक देने की बात कहता है। वह गिरे हुए शत्रु पर भी दया दिखाने का पक्षधर नहीं है। वह बेदम सांड हो गया था, मार डालना चाहता था। उसका विचार कि बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। यह मोती के स्वभाव की उपता है कि वह दड़ियल को सींग दिखाकर गांव के बाहर इस तरह खदेड़ देता है कि वह लौटकर आने का साहस नहीं जुटा पाता है। प्रश्न 6 है, संगठन में शक्ति है, हीरा मोती ने इसका नमूना किस तरह प्रस्तुत किया है? उत्तर है, यह सर्वविदित है कि संगठन में शक्ति होती है। इसका एक नमूना हीरा मोती ने अपने से बलशाली सांड को पराजित करके प्रस्तुत किया है। गया के घर से भागे हीरा मोती के सामने रास्ते में विशालकाय मदमस्त सांड आ गया। हीरा मोती ने सोच विचार के बाद अपने से बलशाली शत्रु का मुकाबला करने की योजना बनाई। मल्लयुद्ध में माई सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव न था। हीरा मोती ने संगठित होकर सांड से युद्ध किया। एक ने आगे से वार किया तो दूसरे ने पीछे से। सांड जब हीरा को मारने दौड़ता तो मोती उस पर सींग से वार कर देता। वह जब मोती पर वार करता तो हीरा उसके बगल में सींग घुसा देता। इससे सांड जख्मी होकर बेदम हो गया और गिर गया। प्रश्न 7 है, हीरा मोती स्वभाव से विद्रोही तो है पर उनके मन में दया भाव भी है। इसका प्रमाण हमें कब और कहां मिलता है? 2 बैलों की कथा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हीरा और मोती स्वभाव से विद्रोही हैं। इसी विद्रोह के कारण वे दूसरी बार भी गया के घर से भागते और खेत के रखवालों द्वारा पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। कांजी हाउस में हीरा मोती ने देखा कि यह भैंसे, घोड़ियां, गधे, बकरियां आदि पहले से बंद हैं। वे चारा न मिलने के कारण मुर्दों जैसे जमीन पर पड़े हैं। इन्हें देखकर हीरा मोती दयाद्र हो जाते हैं, दया दिखाते हैं। पहले हीरा ने बाड़े की दीवार गिराना शुरू किया परंतु चौकीदार ने देखा और उसे बंधन डाल दिया। अब मोती ने उग्र रूप अपनाया और 2 घंटे तक परिश्रम के बाद बाढ़ की आधी दीवार गिरा दी। अब उसने सींग मार मार कर जानवरों को वहां से भगा दिया और उनकी जान बचाई। इस प्रकार हीरा मोती एक और जहां विद्रोही है वही दूसरी ओर उनके मन में दया भाव भी है क्योंकि उन्होंने वहां पर जानवरों की जान बचाई थी। तो आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर देखा सारे प्रश्न उत्तर हमने करे। कौन से पाठ के करे? 2 बैलों की कथा पाठ से किए हैं। और ये 2 बैलों की कथा किसने लिखी है? 2 बैलों की कथा लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ये क्लास 9 हिंदी क्षितिज चैप्टर 1 है और इसके लेखक प्रेमचंद है। उनका मैंने बता दिया था। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था और बीए तक ही शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने सरकारी विभाग में भी नौकरी की है। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए थे। सन 1936 में इनका इस कथाकार का देहांत हो गया। ये बहुत शॉर्ट स्टोरी थी बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पार्ट 1 में भी समझाई है और इसमें आपके प्रश्न उत्तर करवाए हैं। तो जिन बच्चों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे जिससे वो हमारी वीडियो का फायदा उठा पाए और वो अपना काम भी कर सके और वीडियोस को देख सके।
तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जल्दी से रेड बटन जो घंटी है उसे दबा देंगे और वीडियो जो थंब वाला है उसे लाइक कर देंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया। अगले पार्ट में हम मिलेंगे जो नया चैप्टर लेकर हाजिर होंगे। तो जब तक आप लिए अलविदा। आपका दिन मंगलमय हो। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे।